Hello everyone, myself Shivam Kumar, and this is my first lecture on YouTube. Today we are going to discuss about the most important chapter of class 10. But in this video, we learn that how to solve the numericals of reflection. Uh, okay, so let's start. अंत तक जुड़े रहें, आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और अगर न्यूमेरिकल्स बनाने में किसी भी तरह का डाउट होता है तो इसके बाद नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक वॉल है। ठीक है, मैंने एक वॉल बनाया और मैंने एक गेंद लिया। इस गेंद को मैं क्या करता हूँ, दीवार पर फेंकता हूँ। तो होगा क्या कि ये जो बॉल है वो वॉल से टकराने के बाद बाउंस बैक करेगा, यानी वापस आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है कि जो बाउल बॉल है, ये बॉल क्या कर रहा है, ये एयर मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रहा है। एयर क्या है, एक मीडियम है। ठीक है, समझिएगा। एयर क्या है, एक मीडियम है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो बॉल क्या कर रहा है, दीवार पे टकरा रहा है, दीवार पे टकरा कर वापस आ रहा है। इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक टब बनाया। ठीक है, इस टब में मैंने क्या किया, कुछ पानी ले लिया। ठीक है, अब इसी बॉल को हम टब के अंदर फेंकते हैं तो क्या होगा, ये जो बॉल है ये टब के अंदर चला जाएगा। क्या ये वापस लौटेगा? नहीं, वापस नहीं लौटेगा। तो यहाँ पर पहले जो बॉल है वो हवा में ट्रेवल किया और फिर पानी के अंदर जाकर पानी के अंदर ट्रेवल किया। यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। पहला पॉइंट, यहाँ पर मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट इस केस में, केस वन के अंदर अगर देखें तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। हवा में पहले गया और वापस भी हवा में ही टकराने के बाद वापस आ रहा है। ठीक है, तो क्या इसको रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं? नहीं, इसको रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। मतलब कि पॉइंट क्या है हमारा, कि लाइट का वापस लौटना बहुत ज़रूरी है और मीडियम भी वही होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं, तो इसको हटा देते हैं। चलिए ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ समझिए कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे मैंने यहाँ पर एक और डायग्राम दिया है। ठीक है, इसको समझ सकते हैं। जैसे हमने एक प्लेन मिरर बनाया। ठीक है, तो ये जो लाइट है ये भी क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर जो बॉल इंसिडेंट किया, यहाँ पर लाइन क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, टकराया वॉल पे। जैसे मिरर है, ये वॉल की तरह काम करेगा और टकरा कर क्या कर रहा है, वापस लौट रहा है। जैसे कि यहाँ पे वापस लौट रहा था। ठीक है, तो ये बाउंसिंग बैक हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसका डिफिनेशन लिखें तो डिफिनेशन पे ध्यान देंगे, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो डिफिनेशन लिखिए, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज। ठीक है, विच फॉल ऑन द सरफेस। मतलब कि जैसे ये बॉल है, बॉल टकराया, टकरा कर क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। तो सेंडिंग बैक लाइट, अब ये बॉल की जगह लाइट होगा, तो लाइट के केस में क्या होगा कि लाइट वापस टकरा कर आएगा, टकराने के बाद वापस आएगा। कब? जब किसी सरफेस पे पड़ेगा। ये एक सरफेस था, तो विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी हो सकता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये है कि जब किसी सरफेस पे लाइट टकराएगा और टकरा कर वापस लौटेगा तो इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज ये एक कमरा है। ठीक है, इस कमरे में एक राम नाम का व्यक्ति है जो कि कमरे में बाकी चीज़ों को देख रहा है। उसको कमरे में क्या क्या दिखेगा, कमरे में दरवाज़ा दिखेगा, दीवार दिखेगा, वॉल पेंट दिखेगा, यहाँ फोटो फ्रेम होगा तो वो दिखेगा, टीवी होगा तो वो दिखेगा। ये सब जितने भी वस्तुएं हैं, अगर इसको दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन इज द नेसेसरी phenomenon
to see any object present in our सराउंडिंग। दैट मीन्स कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग में है, जैसे मान लीजिए कि ये लाइट है, ठीक है, तो आप मुझे देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं भाई? क्योंकि लाइट मेरे बॉडी पे पड़ रहा है और मेरे बॉडी पे पड़ने के बाद आपके आंखों के अंदर जा रहा है। इफ यू आर एबल टू सी मी, व्हाई? जस्ट बिकॉज द लाइट फॉलिंग ऑन माई बॉडी एंड आफ्टर दैट इट गेट रिफ्लेक्टेड। तो अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। हालांकि ये चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम उस चैप्टर का रिफ्लेक्शन टॉपिक का हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम लेक्चर जो पढ़ेंगे लिमिटेड ही पढ़ेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना उस चैप्टर को तो अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ सकते हैं। सपोज मैंने एक मिरर बनाया, ठीक है, ये ध्यान देंगे, एक मिरर है, ठीक है। अब मिरर में क्या होता है कि जिधर साइड कोटिंग किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, उसको कोटेड सरफेस कहा जाता है। और जिधर साइड रिफ्लेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए हुआ क्या कि सपोज एक रे है, लाइट रे है, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, ठीक है। तो इस लाइट रे को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे कहा जाएगा। और किसी भी मिरर के नॉर्मल जो लाइन होता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। मतलब ये एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। यानी मिरर से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। नॉर्मल हमेशा मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब लाइट ये पड़ा तो जिस पॉइंट पर ये लाइट पड़ा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब ये क्या होगा कि लाइट वापस जाएगा, वापस लौटेगा। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल बनेगा, इस एंगल को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको, इस एंगल आई को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और सेकंड नंबर जो हमारा एंगल, दूसरा एंगल देखिए, ये एंगल आर कहलाएगा। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल आर बोलते हैं और इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो यहाँ हमको जानने वाला चीज़ क्या है? तो हमने जैसे बोला था कि हमको लॉ पढ़ना है, तो लॉ क्या बोलता है? हालांकि ये आप लेक्चर में पढ़िएगा, यहाँ समझिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जरूरी है क्योंकि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर लेते हैं और ये हमारा नॉर्मल हो गया। अगर हम कहें कि आई जो है, एंगल आई ये 30 डिग्री है, तो एंगल आर कितना होगा? तो वो भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये एंगल जो आई है, अगर एंगल आई कितना है? 30 डिग्री, तो एंगल आर भी जो क्या होगा? वो 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। चलिए इस पहला न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए पहला न्यूमेरिकल्स क्या है हमारा कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर इज 30। देखिए थोड़ा ट्रिकी है, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो चलिए हम एक प्लेन मिरर बना लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो कितना बनेगा? 90 बनता है, ठीक है, ये जानते हैं आप सभी लोग। ये इंसिडेंट रे हुआ, बट ये नहीं बोल रहा है कि ये एंगल क्या है, ये बोल रहा है कि इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के, यानी ये प्लेन मिरर जो है ये वाला और ये जो इंसिडेंट, इसके बीच का एंगल, ये एंगल 30 डिग्री है। तो फिर आई क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि एंगल आई जो होगा वो क्या होगा? वो होगा 90 माइनस एंगल 30, यानी कि 60 डिग्री। अब ये कैसे होगा? इसको समझने कैसे समझिए कि ये जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। ये पूरा पूरा एंगल कितना है? 90 है। तो ये अगर 30 है तो ये कितना होगा? तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एंगल आई मेरा कितना हो गया? 60। तो एंगल आर कितना होगा? तो एंगल आर भी 60 होगा,
क्यों भाई? क्योंकि हमने पढ़ा था, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल आई और एंगल आर जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल जो बनेगा एंगल आर, ये भी कितना होगा, 60 होगा। मेरे से क्वेश्चन क्या बोला है कि टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये पूरा एंगल, ये वाला ये एंगल पूछ रहा है। यानी कि अगर हम ऐसे समझे कि ये मिरर है, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा। तो इधर का हम जानते हैं कि 60 है और ये भी कितना है, 60 है, तो 60 प्लस 60 कितना है, यानी कि एंगल आई प्लस एंगल आर, 60 प्लस 60 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा हुआ है प्लेन मिरर से। तो चलिए प्लेन मिरर बनाते हैं। ये प्लेन मिरर हुआ और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। चलिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है कितनी दूरी पे, तो ये है यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो एक बात बताइए, प्लेन मिरर के केस में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, कि जो दूरी होता है ऑब्जेक्ट का मिरर से, उतने ही दूरी पे इमेज भी बनता है मिरर के अंदर। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूरी रखा हुआ है तो इमेज भी 20 सेंटीमीटर ही दूर बनेगा। ठीक है, चलिए सेकंड, अब इसमें बोल रहा है कि मिरर को हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं, यानी मिरर को ही मूव कराना है। किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। कितना मूव कराने के लिए बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस मिरर को हम क्या करते हैं, इधर की तरफ मूव कराते हैं। कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मिरर यहाँ था, ऑब्जेक्ट तो वहीं रहेगा। ठीक है, अब मिरर जो है थोड़ा सा इधर आ गया, कितना, 2 सेंटीमीटर। तो अब दूरी कितना होगा, अब दूरी हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले 20 था, 2 मूव कर गया तो 18। तो अगर ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इसका इमेज भी कितनी दूरी बनेगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए, बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इमेज एंड फाइनल इमेज। यानी कि ये जो पहले शुरुआत का इमेज था, ठीक है, और ये बाद का इमेज था, यानी इनके बीच का दूरी कितना है। तो पहले ये टोटल डिस्टेंस कितना था, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे भाई, 20 प्लस 20, और मिरर के शिफ्ट होने के बाद ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 36 सेंटीमीटर। 18 प्लस 18। अब क्या करना है, अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना है, सपोज ये एक लेंथ है 40 सेंटीमीटर का और ये एक लेंथ है 36 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये लेंथ कितना होगा, तो क्या करेंगे, 40 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सपोज हम एक प्लेन मिरर बनाते हैं, ठीक है, और एक मिरर ये है। हालांकि आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी मिरर को एंगल पे रखा जाए तो मल्टीपल इमेज बनता है। ठीक है, तो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो क्या बोला गया कि अगर एक रे को इंसिडेंट कराया गया, ठीक है, अब देखो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से, मतलब ये मिरर है तो मिरर के नॉर्मल ये बनाएंगे जो कि कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, और ये हमारा इंसिडेंट रे है, कितने डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है, तो वो कर रहा है 30 डिग्री पे। तो जितना एंगल आई होगा, अगर हमारा आई बराबर 30 है तो एंगल आर भी कितना होगा, 30 ही होगा। एंगल आर भी कितना होगा, 30 होगा। अब इसके बाद हमको ये नहीं पता है कि ये वाला एंगल कितना है। ये अगर नॉर्मल है मिरर के परपेंडिकुलर तो ये एंगल कितना हमको नहीं पता, तो ये कैसे निकालेंगे। देखिए ये नॉर्मल था तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो ये अगर 30 है तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये 90, अब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये अगर 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा। तो आप 60 में 90 को ऐड करें, कितना आएगा, 150, और इसको 180 में सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी कितना डिग्री हो गया, 30। और ये नॉर्मल है, सॉरी, ये क्या है, ये नॉर्मल है 90 डिग्री का। अब 30 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया, 60। अब ये 60 डिग्री पे इंसिडेंट किया है, इसके लिए इंसिडेंट रे हो गया, तो 60 डिग्री पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यही रीजन था कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है,
60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे अगर एंगल देख रहा हूँ कितना बन रहा होगा 60, ये भी 60 है, ये 30 कहाँ से आया, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, और ये एंगल हमने कितना लिया, 90 डिग्री लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो प्लेन मिरर से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक चीज़ देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारा स्पेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्पेरिकल मिरर समझने के लिए हम समझते हैं स्पेरिकल मिरर होता क्या है। सपोज ये ग्लास लिया जाए, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं और इसको हम इधर से कट कर देते हैं, या इधर से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कट कर लिया। अब कट करके इसको अलग कर दिया गया। चलिए इस पार्ट को हमने अलग किया, इस पार्ट को हमने इधर अलग किया और इस पार्ट को हमने इधर अलग किया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप करते क्या है कि अगर मिरर के बाहरी साइड में कोटिंग करते हैं और अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग है तो इस मिरर को कॉनकेव मिरर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और अगर कोटिंग अंदर की तरफ किया जाए और बाहर वाला सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, ये बाहर वाला, तो इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, याद रखेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। हालांकि पूरा का पूरा जो अभी हमारा जो जितना भी क्वेश्चन है हम इसी पे करने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा अगर कोटिंग अंदर की तरफ किया जाए, और कॉनकेव मिरर क्या होगा जब कोटिंग बाहर की तरफ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कोटिंग यहाँ पे बाहर की तरफ किया हुआ है और अंदर वाला सरफेस क्या है, रिफ्लेक्शन के लिए बना हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और अगर कोटिंग अंदर की तरफ करते हैं, ठीक है, और बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में आपको अंतर पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, देखिए, ठीक है, रूल्स पढ़ेंगे उससे पहले कुछ पॉइंट और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक मिरर मैंने बनाया, हालांकि हम पहले लेकर चलेंगे कॉन्वेक्स, पहले हम कॉनकेव करते हैं। ठीक है, कॉनकेव पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कॉनकेव के बारे में समझते हैं। तो मैंने क्या किया, कॉनकेव मिरर बनाया। कोटिंग कहाँ करना है, इनको बाहर की तरफ करना है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, कोटिंग किधर करना है। और सपोज ये अगर एक सर्कल होता है, ठीक है, अगर ये पूरा एक सर्कल होता है तो इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, ये पॉइंट होता है, इसका सेंटर होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर से एक लाइन क्रॉस कराता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, इसको पोल कहा जाएगा। याद रखिएगा, लाइन कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम हटा भी दें तो आप ये समझ चुके हैं कि सी कहाँ से आया है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। अब देखिए ये P4 क्या होता है, इसको पोल कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और C4 क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है इसको। सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। और याद रखेंगे कि C और P के बीच के में एक और पॉइंट होता है, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। F4 क्या कहलाता है, ये फोकस कहलाता है। ठीक है, फोकस। और यहाँ समझने वाला बात क्या होता है कि सपोज इसको समझने के लिए समझिए कि मैंने क्या किया, एक मिरर लिया, एक मैंने कॉनकेव मिरर लिया। ठीक है, और मैंने बहुत सारा पैरेलल लाइट इस पे भेजा। ठीक है, इस कॉनकेव मिरर में पैरेलल लाइट। अब क्या होगा, ये जो पैरेलल लाइट्स हैं ये टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो फोकस कौन सा पॉइंट है, फोकस वो पॉइंट है जहां पर सारे पैरेलल लाइट टकराने के बाद क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद क्या रखना है कि ये जो दूरी कहलाएगा इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि सर्कल का एक रेडियस बनेगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ का दूरी जो है वो स्मॉल एफ, स्मॉल एफ का मतलब फोकल है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे आर बराबर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और एफ बराबर क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। और यहाँ एक रिलेशन याद रखिएगा कि जो ये एफ है, या फिर ऐसा समझिए कि जो दो आर है वो 2f के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि f और f अगर दो लेंथ लिया जाए तो वो r के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि r को अगर हम दो हिस्सों में बांटे तो उसका एक हिस्सा जो होगा वो फोकल लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, ये आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। चलिए, तो आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा कि जो
स्पेरिकल मिरर होता है, अगर बाहर की तरफ कोटिंग करेंगे तो वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, जिसका जो सी पॉइंट यानी सर्कल का सेंटर जो होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है मिरर का। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच को हम लोग फोकस बोलते हैं। फोकस से पोल की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है, और सेंटर से पोल की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ रूल्स पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। देखिए रूल नंबर 1 क्या बोलता है, सपोज हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, ये कॉनकेव मिरर है हमारा, ठीक है। रूल क्या बोलता है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जैसे यहाँ पर हमने बोला ये जो लाइन था, ये जो स्ट्रेट लाइन गया, इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 बोलता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई लाइन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से जाएगा। क्या बोल रहे हैं सुनिए, कि अगर कोई लाइन क्या है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो फोकस से, मिरर से टकराने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। सेकंड नियम क्या बोलता है, सेकंड नियम बोलता है कि अगर किसी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो वहीं से वापस आ जाएगा। हालांकि इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया कि ये देखिए, ये एक प्लेन मिरर था, समझिएगा, और एक प्लेन मिरर यहाँ बनाते हैं, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया। जैसे अगर किसी एंगल पे लाइट फॉल करेगा तो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन क्या हो जब नॉर्मल पे ही लाइट क्या करे, इंसिडेंट करे, यहाँ पर एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर एंगल आई जो होगा 0 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और ये एंगल क्या होगा, 0, ठीक है। तो लाइट क्या करेगा, उसी उसी पाथ में बाउंस बैक कर जाएगा, जिस रे जो जिस पाथ में आया उसी पाथ में बाउंस बैक करेगा। तो सेम यहाँ भी समझिए कि ये जो लाइट आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये यहाँ पे नॉर्मल, एक सेकेंड, ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको बना रहे हैं तो ये नॉर्मल होता है, और नॉर्मल पे ही अगर इंसिडेंट कर रहा है तो उसी पे क्या कर जाएगा, बाउंस पे। यही रीजन है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई लाइट आता है तो उसी मीडियम में या उसी रे पे क्या करेगा, बाउंस पे कर जाएगा, वापस चला जाएगा, ठीक है। थर्ड रूल समझते हैं। थर्ड रूल क्या बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे थर्ड रूल पे। थर्ड रूल बोल रहा है कि अगर कोई लाइट फोकस से आएगा, ठीक है, ठीक इसका उल्टा, अगर पैरेलल आया तो फोकस से गया, अगर फोकस पे आएगा तो पैरेलल जाएगा, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। व्हेन अ लाइट fall on the mirror, है ना, through the focus, then after reflection it goes parallel to principal axis। एंड रूल नंबर 4 क्या बोलता है, रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर कोई लाइट पोल पे इंसिडेंट करता है तो जिस एंगल पर इंसिडेंट करेगा उसी एंगल पर क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सेम ये वाला केस क्या हुआ कि नॉर्मल से जितना एंगल पर इंसिडेंट किया उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेम यहाँ भी वही देख सकते हैं कि जिस एंगल पर क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा। ये 4 केस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ रे डायग्राम सीखते हैं। देखिए पहला केस क्या है, अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए फोकस और पोल के बीच में, तो देखिए ये मिरर है हमारा, मिरर बनाते हैं, ठीक है, ये मेरा कॉनकेव मिरर हो गया, और ये मेरा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये क्या हो गया, पोल हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है। तो अब पहला केस एक इमेज देखो, सबसे पहले क्या होगा कि रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ से टकरा कर कैसे पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा रे जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, और जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर लग के आपको याद होगा कि बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है। हालांकि ये इधर जाकर कहीं मिलेगा नहीं, ये कहाँ जाकर मिलेगा, ये कहीं अंदर जाकर मिलेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अंदर जाकर मिलेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा मिरर के अंदर। क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा तो सबसे पहला रे कहाँ से निकलेगा, पैरेलल निकलेगा, ठीक है, वो फोकस से पास करेगा, ठीक है। और दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगा। अब ये रे इधर जाकर कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है, तो कहाँ मिलेगा, अंदर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर कोई पूछेगा नेचर बताइए, नेचर क्या होगा, तो आप नेचर सिंपली बोलेंगे कि पहला इमेज जो बन रहा है वो मिरर के अंदर बन रहा है, तो मिरर के अंदर है तो वर्चुअल है। मैं फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूँ कि
हम ये न्यूमेरिकल्स क्लास पढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, बट अगर डिटेल में ये चीज़ों को पढ़ना हो तो आप लेक्चर देखेंगे पूरे चैप्टर का, तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और ये सीधा खड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, ये मिरर के अंदर बन रहा है और प्लस ये बड़ा बन रहा है तो इसको इनलार्ज कहा जाएगा। इनलार्ज यानी कि बड़ा। किससे बड़ा बन रहा है? इमेज से बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। चलिए देखिए, इसी से रिलेटेड एक हम एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पे एक मिरर लिया। ये आपका कौन सा मिरर है? ऑनकेव मिरर है। यहाँ पे एक मैच स्टिक रखा गया है और इसका इमेज आप देख रहे होंगे बड़ा बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। अगर इन्वर्टेड होता तो पता है क्या होता है, ये जो डंडी है ये ऊपर होता और इसका तिल्ली कहाँ हो जाता है, नीचे हो जाता, बट ऐसा है नहीं, यानी कि इमेज कैसा, इरेक्ट है। तो ये आपका जो पहला केस था ये आप देख सकते हैं। चलिए सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस क्या बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए तो, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मिरर है, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया। आप याद रखेंगे कि जितना दूरी आप पोल से फोकस करेंगे उतना ही दूरी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इमेज को फोकस पे रखा। तो अब क्या होगा, एक रे पैरेलल जाएगा और फिर कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा। ठीक है। दूसरा रे कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा और फोकस से ही क्या कर जाएगा, बाउंस बैक करेगा। देखिए रे डायग्राम में एरो बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये ना तो इधर जाकर मिलेगा और ना ही इधर जाकर मिलेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज जो है वो बनेगा इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो अगर कोई नेचर पूछ दे कि नेचर क्या होगा, तो पहला नेचर आप याद रखिएगा कि इमेज जो होगा वो मिरर के बाहर बन रहा है। तो मिरर के बाहर बन रहा है तो क्या बोलेंगे, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। सेकंड पॉइंट आप क्या याद रखेंगे कि इमेज बहुत बड़ा बनेगा, जिसको हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, या इसी को हम मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमने क्या किया, आपने टॉर्च वाला एग्जांपल देखा होगा। जैसे अक्सर क्या होता है कि जो टॉर्च होते हैं, इस टॉर्च में बल्ब को जो रखा जाता है, बल्ब को, इस बल्ब को फोकस पे रखा जाता है। ठीक है। तो फोकस से रे निकला, रे टकराया, टकराया और टकराने के बाद क्या होगा, पैरेलल जाएगा। तो टॉर्च का जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बन रहा है वो इस रीजन की वजह से बन रहा है, क्योंकि उस केस में जो बल्ब है, बल्ब को कहाँ रखा गया है, फोकस के ऊपर रखा गया है। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे कि ये देखिए इस तरह से कि ये मेरा मिरर था। ठीक है। फोकस पे मैंने पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ये जो रे निकलेगा फोकस से वो टकराने के बाद कैसे जाएगा, तो वो पैरेलल जाएगा। इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक है। सेम केस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमने यहाँ दिखलाया है। चलिए, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। चलिए थर्ड पॉइंट चलते हैं। थर्ड केस क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। चलिए फोकस बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बनाया और ये हमारा पोल है। देखिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, रे डायग्राम को बनाने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हमने क्या किया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। सेम वही नियम, एक पैरेलल रे जाएगा, पैरेलल टकरा कर कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा। ठीक है। सेकेंड जो रे होगा, अच्छा इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। सेकेंड रे जो रे होगा वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। नियम क्या है, पाथ सेम पाथ फॉलो करेगा, उसी पाथ पे वापस लौटेगा, तो ये समथिंग इधर जाएगा। अब अगर देख पा रहे इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं इधर जाकर क्या होगा, मिलेगा। हालांकि रे डायग्राम में याद रखिएगा रे को तिरछा नहीं बनाया जाता, सीधा बनाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट का रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है। तो ये आप स्केल से बनाएंगे तो सीधा बनेंगे। तो इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है, बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से। नेचर क्या होगा इसका, पहला इमेज जो बनेगा वो मिरर के बाहर बन रहा है, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखेंगे कि ये बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। और तीसरा नंबर याद रखेंगे कि इनलार्ज बनेगा, ये बड़ा बनेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है।
ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया। तो एक रे पैरेलल जाएगा, जो पैरेलल रहे वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा रे जो होगा, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास नहीं कर सकते, तो हम फोकस से पास करेंगे। तो जो फोकस से गया है वो कहाँ से क्रॉस करेगा, वो पैरेलल जाएगा, और ये आकर कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि जो रे फोकस से गया वो टकराने के बाद पैरेलल जा रहा है, और जो पैरेलल जा रहा है वो फोकस से पास कर रहा है। तो इसका नेचर क्या देख पा रहे होंगे आप, कि इमेज जो बन रहा है, पहला नंबर तो मिरर के बाहर बन रहा है, तो रियल होगा, साथ में इन्वर्टेड होगा। सेकंड नंबर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इमेज का साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज है लगभग क्या है, बराबर है। तो इमेज जो होगा वो क्या होगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है, सेम साइज का बनेगा। और तीसरा नंबर बनेगा कहाँ, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, बियॉन्ड सी रखा जाए। ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, बियॉन्ड सी रखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं। तो बियॉन्ड सी रखेंगे तो अब देखिए पैरेलल रे जाएगा, पैरेलल टकराया, टकरा के कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। और एक रे कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, और उसी पाथ पे वापस लौटेगा। तो ये इमेज मिल कहाँ रहा है, समथिंग यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो नेचर क्या होगा इसका, पहला पॉइंट याद रखेंगे कि जो इमेज बनेगा वो मिरर के बाहर बन रहा है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, यानी कि डिमिनिश्ड होगा। क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है भाई, कि ये कहाँ बनेगा, तो बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। इसको समझने के लिए ये देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक लड़का है। अब ये जो लड़का है ना वो कहाँ खड़ा है, सी के पीछे खड़ा है। सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके पीछे खड़ा है, बियॉन्ड सी है। उसका इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है, सपोज मान लीजिए ये एफ होता है, तो एफ और सी के बीच में बनता है, और उल्टा बन रहा है, यानी कि रियल है और प्लस छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। जैसा कि हमने बताया कि इमेज जो बनेगा और एफ और सी के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड यानी छोटा बनेगा, ठीक है, और रियल इन्वर्टेड बनेगा। सेम आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए लास्ट केस देखते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। हालांकि हमको बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो हम एक सिंपल सा अप्रोच लेंगे कि अगर बहुत सारा रे इन्फिनिटी से पैरेलल आ रहा है तो क्या होगा, टकराने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। और समथिंग यहाँ पे इमेज बनेगा। इसका इमेज डायग्राम बनाने का एक भी और तरीका होता है, ठीक है, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो इसका नेचर क्या हम बोलेंगे कि पहला देखिए मिरर के बाहर बन रहा है तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। सेकेंड नंबर फोकस पर बन रहा है तो एट फोकस लिखेंगे। और थर्ड नंबर ये बहुत छोटा बनेगा तो इसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, ये देखिए मान लीजिए कि ये जो लड़का है ये इन्फिनिटी पे है, ये कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, उसका इमेज फोकस पे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है, यानी रियल इन्वर्टेड है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये केस आप देख सकते हैं इन्फिनिटी वाला। तो हमने 6 केस देखा, ये 6 केस जितने भी आपको रिवाइज करने होंगे, ठीक है। हमने केस 1 देखा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा फोकस और पोल के बीच में। इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इनलार्ज बनेगा। कहाँ बनेगा वैसे, तो ये बनेगा आपका बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये हमने केस देखा इसका। सेकंड हमने देखा फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी बनेगा, इसका हमने एग्जांपल ये देखा। थर्ड हमने देखा कि अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा।
फोर्थ हमने देखा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा। 5 नंबर हमने देखा कि अगर बियॉन्ड सी रखते हैं तो एफ और सी के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा। और अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। देखिए इन सभी केस में एक चीज क्या ऑब्जर्व करने वाला बात है कि सिर्फ एक ही केस है जहां पर इमेज वर्चुअल बनेगा। कब? जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा जाएगा, ठीक है। बाकी सारे केस में जो रेस्ट 5 केस है वहां पे क्या बन रहा है इमेज, वहां पे इमेज रियल बन रहा है, ठीक है। एक ही केस है, एक केस में इमेज वर्चुअल बनेगा, कब? जब फोकस और पोल के बीच में होगा। बाकी सारे केस में क्या बनेगा, रियल बनेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए कुछ की टर्म समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सपोज कॉनकेव मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं तो कॉनकेव मिरर ही बनाते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, ये पोल हो गया। ये मान लीजिए हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ का दूरी क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा, ठीक है। अब सपोज मैंने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, या फिर मैंने ऑब्जेक्ट को, ये देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने बियॉन्ड सी रखा, यहाँ रखा, ठीक है। तो ये जो दूरी कहलाएगा, इस दूरी को क्या कहा जाएगा, इस दूरी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यू जो होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, कहाँ से, मिरर से। हालांकि डिस्टेंस जो भी होगा पोल से मेजर किया जाता है। अच्छा इमेज इस केस में कहाँ बन रहा था, तो इमेज समथिंग यहाँ बन रहा था। तो ये जो दूरी कहलाएगा इसको हम भी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कहते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया और इमेज डिस्टेंस हो गया। याद रखेंगे यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, भी होता है इमेज डिस्टेंस के लिए। अच्छा ये जो हाइट है, ये अगर हाइट आप देख पा रहे होंगे जिसको हम h1 बोल दे रहे हैं, ये हाइट किसका है, ये h1 जो है ये हाइट किसका है, ऑब्जेक्ट का है, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं। और ये जो इसका हाइट आप देख रहे हैं, ये वाला हाइट, इसको हम h2 बोल देते हैं। तो ये किसका हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेज का हाइट, ठीक है। तो ये जो की टर्म है आप याद रखेंगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज के डिस्टेंस को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को हाइट को h1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज का हाइट को h2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें हम समझेंगे, उससे पहले यहाँ देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन जैसे आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इधर क्या होता है, इधर प्लस होता है 1 2 3, इधर 1 2 3 4 कैसे होता है, माइनस में होता है, -1 -2। ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है और नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। इसको चलिए अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए सपोज इसी को लेते हैं, ये सपोज आपका जो पोल है ना वो ओरिजिन है, इधर क्या होगा, +1 +2 +3 +4। इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4। ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो ऊपर की तरफ क्या होगा, +1 +2 +3। और नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होगा, -1 -2 -3, इस तरह से, ठीक है। इसको कार्टेशियन सिस्टम में बोलते हैं, याद रखेंगे। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। एक्स एक्सिस में राइट की तरफ प्लस और लेफ्ट की तरफ क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डिस्टेंस कब होगा, जब डायरेक्शन राइट की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा तो निगेटिव लेंगे, ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ होगा तो निगेटिव लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ देखिए अब साइन कन्वेंशन और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो यहाँ समझना कि हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर का, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम कॉनकेव मिरर एक बनाते हैं, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है हमारा, ये हमारा पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, सॉरी फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट को हमेशा आप रखेंगे तो मिरर के अंदर तो रखेंगे नहीं, हमेशा कहाँ रखेंगे, मिरर के बाहर रखेंगे। यानी कि ये जो देखो सपोज अगर कार्टेशियन सिस्टम ऐसा बना दिया गया इसमें ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस, तो ऑब्जेक्ट हमेशा जो रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा, यानी यू जो होगा
यानी ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, इसको हमने क्या बोला था, u बोला था, ये हमेशा क्या होगा, यानी कि ये हमेशा माइनस होगा, ऑलवेज, ऑलवेज माइनस होगा। ठीक है। सेकंड देखिए, अगर हम इमेज डिस्टेंस का बात करते हैं, इसको हमने v से रिप्रेजेंट किया था। तो अब एक केस में वर्चुअल इमेज बन रहा था, एक केस में इमेज कहाँ बन रहा था, अंदर बन रहा था। तो एक केस में इमेज आपका पॉजिटिव जाएगा, बट लेकिन बाकी केस में इमेज कैसे बनेगा, निगेटिव बनेगा, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो याद क्या करना है कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो इमेज जो होगा आपका वर्चुअल बनेगा, और निगेटिव रहेगा तो इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। अच्छा, उसके बाद हाइट ऑफ, हाइट लेते हैं किसका, ऑब्जेक्ट का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने किसे रिप्रेजेंट किया था, h1 से। अब h1 आपका डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट रखा कैसे गया है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट उल्टा रख दिया जाए तो क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। बट मोस्ट ऑफ द केस में ऑब्जेक्ट को ऊपर ही रखा जाता है तो आप पॉजिटिव ले लेंगे। नेक्स्ट है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, जिसको हमने h2 बोला था। अब देखिए इमेज एक केस में ऊपर की तरफ बन रहा है तो यानी पॉजिटिव, और बाकी केसेस में नीचे बन रहा है यानी निगेटिव। फिर से वही केस कि अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसा है, वर्चुअल है, और निगेटिव है तो इमेज कैसा है, रियल है। ठीक है, और कर देते हैं। थर्ड देखिए, अब हमने ये चीज़ पढ़ा, अब उसके बाद हम कुछ फॉर्मूला समझते हैं, लेकिन उसके लिए इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं फॉर्मूला। देखिए, अब एक टॉपिक आता है वो होता है मिरर फार्मूला। अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, हालांकि पहले के सिलेबस में इसको प्रूव करना सिखाया जाता था, बट अब हटा दिया गया। फार्मूला क्या है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, ये याद रखेंगे आप लोग। v फॉर इमेज डिस्टेंस, u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड f फॉर फोकल लेंथ। ठीक है, और दूसरा फार्मूला आपका रखना है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन का याद रखना है। क्या याद रखना है अभी कि मैग्निफिकेशन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m बराबर जो होता है वो या तो h2/h1 हो सकता है, या -v/u हो सकता है। आप इसको याद रखेंगे। अब याद रखना है क्या, देखिए अगर m का वैल्यू, तीन केस हो सकता है, अगर m का वैल्यू 1 के बराबर आता है, ठीक है, m का वैल्यू 1 से बड़ा आता है और m का वैल्यू 1 से छोटा आता है। अगर 1 के बराबर होगा तो इमेज जो होगा वो सेम साइज का होगा। अगर m 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि इमेज बिगर है, लार्जर है, यानी इनलार्ज होगा, साइज क्या होगा, बिगर होगा, बिगर साइज। और थर्ड केस क्या है कि अगर m 1 से छोटा है, यानी कि इमेज कैसा होगा, स्मॉलर होगा। किससे, ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर साइज। किसका हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इमेज का। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीन केस याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव, तो इमेज कैसा है, वर्चुअल है। ठीक है, m का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इमेज कैसा होगा, और अगर m का वैल्यू निगेटिव है तो इमेज कैसा होगा, रियल। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद करना होगा, जिसके बाद हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। यहाँ तक इतने कॉन्सेप्ट हैं, आई होप क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे एक एक करके। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिकल्स क्या है, समझिए कि अ कॉनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ कितना है। अब देखिए फोकल लेंथ, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, एक चीज़ छूट गया, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का बात किया, इमेज डिस्टेंस का बात किया। अगर हम इस को देख रहे हैं मिरर को, तो फोकल लेंथ हमेशा जो है वो मिरर के बाहर यानी लेफ्ट साइड में है, यानी जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं किसको, फोकल
फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ याद रखिएगा LENGTH, ये माइनस होगा ऑलवेज, हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं। तो एफ जो वैल्यू दिया है वो हम आंख बंद करके क्या बोलेंगे कि -25 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्टेंस शुड अ पर्सन होल्ड हिज फेस फ्रॉम दिस कॉनकेव मिरर सो दैट इट मे एक्ट एज ए सेविंग मिरर। तो देखिए सेविंग मिरर का बात कर रहा है, याद रखिएगा कि अगर एक व्यक्ति मिरर के सामने बैठकर देख रहा है खुद को और सेविंग मिरर है, तो उसका इमेज जो है होगा जितना उसका साइज उससे बड़ा बनना चाहिए। और मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। तो याद कीजिए कौन सा केस, एक ही केस था जहां इमेज वर्चुअल बन रहा था, केस नंबर 1। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, एफ और पी के बीच में रखा हुआ था। ठीक है, तो बोल रहे हैं मेरे से कि बताइए कि डिस्टेंस क्या होगा उस पर्सन का, पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है, पर्सन क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। तो व्यक्ति जब भी बैठेगा तो एफ और पी के बीच में कहीं होगा, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस, सॉरी इमेज से हमको मतलब है भी नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो एफ से क्या आएगा, छोटा, यानी यू जो होगा वो एफ से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में एफ से छोटा कौन सा नंबर है, 45 नहीं, 30 नहीं, 25 बराबर है 20। आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये लॉजिकल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। साइज पूछ रहा है मेरे से, नेचर पूछ रहा है और पोजीशन पूछ रहा है किसका, इमेज का। कब भाई कैसे, तो सुनिए क्या लिखा हुआ है कि, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो दूरी है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। हम लिख देते हैं कि एफ बराबर कितना है, -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि एफ जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, इसलिए माइनस। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को यू को रखा गया है 10 सेंटीमीटर के 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो वो भी माइनस में होगा। क्यों होगा माइनस में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी क्या होगा, लेफ्ट साइड ही होगा। और इसका जो हाइट बोल रहा है, ये हाइट कितना है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि H1 जो है वो कितना है, +1 सेंटीमीटर है। तो मेरे से पूछा क्या, साइज पूछा, नेचर पूछा एंड पोजीशन पूछा, यानी मेरे से पूछा H2 क्या होगा, मेरे से पूछा गया भी क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, भी निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो 1/v, भी हमको नहीं पता है, हमको u पता है, कितना है भाई u, -15 है, बराबर 1/f, 1f कितना है, -10 है। इसको इधर भेजते हैं तो 1/v बराबर, ये इधर जाएगा, देखिए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -1/10 + 1/15। 1/v एलसीएम लेते हैं, 10 एलसीएम 30 हो जाएगा, तो -3 प्लस का 2, तो 1/v बराबर कितना, -1/30। तो यहाँ पे इसको पलटा जाएगा तो v बराबर कितना हो जाएगा, -30 का सेंटीमीटर। ठीक है, यानी v निकल गया हमारा। ठीक, अब नेक्स्ट मेरे से पूछ रहे हैं, देखिए v का वैल्यू किस में आया है, v का वैल्यू आया है माइनस में। तो हम बताए थे कि अगर माइनस होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रियल और इन्वर्टेड को। तो ये हमारा नेचर भी निकल गया। अब बात करते हैं H2 क्या होगा। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि m बराबर होता है -v/u या फिर H2/H1। तो हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट m के थ्रू नहीं जाकर डायरेक्ट हम जाते हैं ऐसे कि -H2/H1, क्योंकि हम जानते हैं H2/H1 इज इक्वल टू क्या होगा, -v/u होगा। तो H2 कितना है मेरा, हमको नहीं पता है, आई हैव टू फाइंड इट। H1 कितना है, प्लस का 1 है। v कितना है, तो v है -30 और u कितना है, -15। तो माइनस से माइनस कटाएंगे और 15 से 30 कटेगा 2 बार में, तो h बराबर क्या हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी माइनस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज जो है रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, तो हमने नेचर, देखिए ये आपका क्या है, पोजीशन है, v का वैल्यू पोजीशन हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर हो गया, और ये H2 क्या हो गया, साइज हो गया किसका, इमेज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror, यानी कि
यू बराबर कितना है मेरा, माइनस का 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हाइट कितना है, हाइट जो है इमेज का वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रियल इमेज बना रहा है, तो इमेज रियल है तो H2 जो होएगा, रियल का मतलब क्या, -3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे से बोला है कि बताइए फोकल लेंथ क्या होगा। तो देखिए हमको H2 पता है, H1 पता है, U पता है, तो हम जानते हैं कि H2/H1 इज इक्वल टू होता है -B/U। H2 कितना है, -3, H1 कितना है, 2 है। भी नहीं पता हमको, U पता है कितना, -16, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 16 कटेगा 8 बार में, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 उधर जाएगा, तो माइनस का 24 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी ये सेकंड का आंसर हमारा निकल गया। आंसर किसका हो गया, सेकंड वाले का। सेकंड का इमेज कितना हो गया, माइनस का 24 सेंटीमीटर। सेकंड बोल रहा है फोकल लेंथ, तो वही मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, जो क्या बोलता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1 क्या होगा, f होगा। तो v कितना है मेरा, माइनस का 24 है, प्लस u कितना है, -16 है, 1f निकालना है। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो -24 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 24 से -2 बार में 48, और 16 से -3 बार में 48, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 1/f बराबर हो जाएगा -5/48, ठीक है। -5 बाई कितना, 48, तो f बराबर कितना हो गया, -48/5। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 5 9 जार 45, पॉइंट डालेंगे, 5 6 जार 30, यानी 9.6 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 24 सेंटीमीटर दूर रखा गया कॉनकेव मिरर से। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और यहाँ से सपोज ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कॉनकेव मिरर यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, 24 सेंटीमीटर दूरी पे, और इमेज कहाँ बन रहा है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो चलिए एक काम करते हैं, इसका जरूरत अभी है नहीं, वैसे हम लोग डायरेक्ट लेकर चलते हैं फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। देखिए यू बराबर कितना हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर। अब इमेज जो बन रहा है वो मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको नहीं पता चल रहा है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, लॉजिक लगाएंगे। देखिए अगर ये मिरर है, ठीक है, और इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर की दूरी पे, और इमेज समथिंग कहाँ पे है, यहाँ पे 16 पे, यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। हमने पहला केस बोला था अगर वर्चुअल होता तो जो भी होता, याद रखिएगा, जो भी होगा वो यू से बड़ा होता है, ठीक है। अगर इमेज बड़ा बन रहा है, सपोज हम बोल रहे हैं ना कि m जो है वो 1 से बड़ा है, और m क्या होता है, v/u बराबर, या इसको हम इरेज करते हैं, आप समझिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए यहाँ देखिए हमने क्या बोला, m बराबर क्या होता है, m अगर 1 से बड़ा है यानी कि इमेज क्या है, बड़ा, लार्ज है, तो m बराबर क्या होता है, -v/u, यानी v जो होगा वो u से क्या होगा, बड़ा। अगर इमेज को इनलार्ज होना है यानी m से बड़ा होना है, तो v को भी u से बड़ा होना चाहिए, पर यहाँ पर जो v है वो u से क्या है, छोटा है। तो केस नंबर 1 यानी वर्चुअल वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बच के गया हमारा बाकी 5 केस, यानी इमेज जो होगा वो फिक्स है, क्या बनेगा, रियल बनेगा। इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यानी कि भी जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, -16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फोकल लेंथ निकालना है, तो वही मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो -1/16 प्लस 1/-24 इज इक्वल टू 1/f। तो इसको देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 24 एलसीएम 48 हो जाएगा, 16 से 3 बार में प्लस माइनस माइनस, 24 से 2 बार में 1/f। तो f का वैल्यू यहाँ भी वही आएगा, -5/48 इज इक्वल टू 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 48/-5, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 9.6 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे से पूछा है क्या होगा। तो सिंपल सा बात देखिए कि अगर हम f निकाल चुके हैं तो r बराबर क्या होता है, 2f होता है।
2 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19.2 सेंटीमीटर। आप इसका डबल करके देख लीजिए, 9 का 18 और 6 का 12, एक हासिल चला जाएगा। थर्ड नंबर बोल रहा है मेरे से कि मैग्नीफिकेशन m बताइए क्या होगा, तो m बराबर क्या होता है माइनस v बाई यू। ठीक है, तो v कितना है मेरा, v है आपका माइनस का 16 और u कितना है, u है माइनस का 24। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो m बराबर कितना हो जाएगा, अगर 16 और 24 को हम डिवाइड करते हैं तो ये देखिए कटेगा कितने बार में, 8 से 2 बार में कट जाएगा, 8 से 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 2/3, और ये आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आने का रीजन क्या है भाई, मेरा v माइनस है यानी रियल है, m भी माइनस में यानी कि इमेज मेरा क्या है, रियल है। ठीक है, चलिए वैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 2/3 आप जानते हैं कितना होता है, 0.67 होता है। और एक बात याद रखिएगा कि m जो होता है वो क्या होता है, v बाई यू। अब सपोज अगर v भी सेंटीमीटर है और u भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि m का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहले प्रीवियस ईयर देख लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है कॉनकेव मिरर से, और फोकल लेंथ कितना है 15। तो सिंपल, हम सिंपल सा क्या करेंगे, कॉनकेव है तो एफ बराबर क्या होगा भाई, -15 होगा। ठीक है, यू बराबर कितना होगा, तो -25 होगा। तो सिंपल, अब बोल रहा है कि बताइए पोजीशन क्या होगा, तो फॉर्मूला आप जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर कितना, 1/f कितना है -15 माइनस, और u कितना है -25, 1/v। 15 25 कैल्सियम लेते हैं तो 75 ले लेते हैं। ठीक है, ना होगा एलसीएम 75 हो जाएगा। 15 से 5 बार में और 25, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 से 3 बार में, तो 1/v बराबर कितना हो गया, ये हो गया -2/75। अब इसको चेंज कर दीजिए, तो उल्टेगा तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा, -75/2 हो जाएगा। अब आप सब लोग जानते हैं 75 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर होगा, और ये किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, माइनस का होने का रीजन क्या है कि इमेज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, इमेज जो बन रहा है वो रियल बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक 5 सेंटीमीटर का रॉड है जो कि वर्टिकली रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के सामने। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, ठीक है, और उसके सामने एक 5 सेंटीमीटर का लंबा, ये हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर है, रॉड रखा हुआ है। ठीक है, और इसका इमेज जो बन रहा है वो मिरर के सामने ही बन रहा है, मिरर के सामने ही बन रहा होगा, मिरर के सामने यानी उल्टा ही बनेगा। ठीक है, कितनी दूरी बन रहा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका हाइट कितना है, इसका हाइट भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये तो सिंपल सा वही केस हो गया कि अगर आपका इमेज ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लंबा है और इमेज भी 5 है तो एक ही केस बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। ठीक है, और ये कितना है 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20 ही होगा। बट इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है और इमेज भी हमारा क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। चलिए, तो यानी कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से चलते हैं। पहले तो बोला मेरा H1 जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि जो H2 है वो है -5, और भी जो है वो कितना है -20। अब ये माइनस हम क्यों लिया, आप समझ पा रहे होंगे कि अगर H1 H2 बराबर है, जैसे समझिए कि m बराबर क्या होता है H2/H1, और इसका वैल्यू 5/5 कितना होगा, 1 होगा, यानी m बराबर कितना है 1 है, और m बराबर 1 है तो इमेज क्या होगा, इमेज क्या होगा, इमेज वर्चुअल हो सकता है, नहीं, इमेज के वर्चुअल होने के लिए m का वैल्यू किस में आना चाहिए, प्लस में। बट यहाँ देखिए ये आपका H2 कितना है, माइनस है, और ये प्लस है, तो आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस आ रहा है तो इमेज क्या है, रियल है, हम यहाँ से ही पकड़ सकते हैं। ये सिंपल हम बताए थे कि H2 का वैल्यू देखिए, अगर H2 का वैल्यू माइनस है तो आपका इमेज ऑलरेडी क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो मेरे से पूछा गया है फोकल लेंथ पूछा गया है, तो करना क्या है, हम यहाँ से पहले यू निकालते हैं, तो H2/H1 इज इक्वल टू -v/u। ठीक है,
एक काम करते हैं, इस चेयर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोड़िए कोई बात नहीं। देखिए H2/H1 इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। H2 कितना है, माइनस का 5 है, H1 कितना है, 5 है, V कितना है, V है माइनस का 20, तो U कितना होगा, तो 5 से 5 कटेगा, माइनस से ये माइनस खत्म करते हैं, तो U बराबर हो जाएगा माइनस का 20। देखिए U माइनस में ही आना चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो हमको U पता चल गया, हमको V पता है, तो हम F निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/V प्लस 1/F, 1/V प्लस 1/, इक्वल टू 1/, क्या होगा, F होगा। तो 1/V, V कितना है हमारा, माइनस का 20, प्लस U कितना है, माइनस का 20, और F कितना होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों कैल्सियम, -20, 20 कैल्सियम -20, -1 इज इक्वल टू F। तो F बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका -2/20 इज इक्वल टू 1/F। ये कटेगा 10 बार में, तो F बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो F बराबर हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ये आना ही था, क्योंकि F के डबल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको डाउट हो, जो आपको समझना हो बेहतर तरीके से, तो आप कमेंट में पिन कर देंगे, मैं उसके रिगार्डिंग अगले लेक्चर में ऐड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।